Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Ma'am Zoya Malik is here with another lecture video of chapter number 13, Sound and Class 10. So dear students, लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी. मैंने आपके सब चैप्टर्स के SLO बेस्ड क्वेश्चंस बना दिए, ठीक है. एंड इससे आपको लेक्चर को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा इजी होगा और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस कैसे अपेयर हो सकते हैं और आपको इसका कितना आंसर लिखना है और कैसे आंसर लिखना है, ठीक है. तो जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल हैं ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट होगा. ओके जी स्टूडेंट्स, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है आज. एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई वुड रिकमेंड कि आप मेरा प्रीवियस लेक्चर ज़रूर सुनिएगा. इससे आपका नेक्स्ट कमिंग लेक्चर सुनना बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, आपको समझ आ जाएगा. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव. बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स एक्सप्लेन करनी है और ये आपको पता है क्योंकि ये वाला चैप्टर थोड़ा सा रिजेंबल करता है वेव्स वाले चैप्टर के साथ. दोनों एक जैसे ही इसमें ज़रा साउंड को एक्सप्लेन किया हुआ है. तो आपको ये मैंने उस चैप्टर के अंदर भी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो अच्छे से करवाई थी. हम वापस से करेंगे इस चैप्टर के अंदर क्योंकि हमने साउंड वेव के पर्सपेक्टिव से बताने. सो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ इज़ बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन. जब भी आपके पास कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको आप क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है. अच्छा जी, कॉम्प्रेशन क्या होता है? ऐसे करके आपके पास होते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, देन फिर आपके पास रेयरफेक्शन क्रिएट होता है, फिर आपके पास कॉम्प्रेशन बनता है, ठीक है. सो ये आपके पास कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन है. सो कंसेक्टिव कॉम्प्रेशन के बीच में जैसे ये कॉम्प्रेशन है और इसके बीच में ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है इसको आप बोलेंगे वेवलेंथ, जिसको आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. अच्छा, कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच में इतना अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं ना एक वेवलेंथ, तो आप रॉन्ग हैं, ठीक है. क्योंकि आपके पास हाफ ये जो बनी है ये हाफ वेवलेंथ है बिटवीन कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन. ये जो वेवलेंथ है ये हाफ वेवलेंथ है. दो कंसेक्टिव एक के बाद दूसरा आने वाला फ़ौरन, इसको बोलते हैं कंसेक्टिव, ठीक है. ये वाली अगर आपके पास होंगी तो ये फिर आप इसको ये बोलोगे कि ये क्या है, आपके पास वेवलेंथ है. या तो वो दो कॉम्प्रेशन के बीच में होना चाहिए या वो दो रेयरफेक्शंस के बीच में होना चाहिए, ठीक है. फिर आप उसे कहेंगे वेवलेंथ. ओके, नेक्स्ट आपके पास है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है? आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है. कोई भी चीज़ अपने मीन पोजीशन से कितना ज़्यादा डिस्प्लेस हुई है उसको आप एम्पलीट्यूड बोलते हैं. जैसे मैं आपको गिटार की एग्जांपल देती हूँ कि आप गिटार की स्ट्रिंग वाइब्रेट करें और जितना ज़्यादा आपने इसकी स्ट्रिंग को अपवर्ड या डाउनवर्ड इसको मूव करवाया वो इसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है. सो एम्पलीट्यूड बताता है कि कितनी ज़्यादा एनर्जी है. जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतना जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है. सो एम्पलीट्यूड का और एनर्जी का भी डायरेक्ट लिंक है. ओके जी, नेक्स्ट आपके पास आते हैं फ्रीक्वेंसी. ये क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम के एक यूनिट टाइम के अंदर आइदर इट इज़ 1 सेकेंड 1 मिनट या 1 आवर, उसके अंदर कितनी ज़्यादा ऑसिलेशंस हुई है. ऑसिलेशंस क्या होते हैं? कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक कंप्लीट साइकिल या वन कंप्लीट वाइब्रेशन को आप क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन बोलते हैं, राइट. सो आपके पास कितनी ज़्यादा ऑसिलेशन हुई है 1 सेकेंड के अंदर, उसको आप क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है. या सेकेंड डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है? नंबर ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. ऐसा यूनिट इसका हर्ट्स होता है, ठीक है. और 1 हर्ट्स मीन 1 साउंड वेव्स इन 1 सेकेंड. नेक्स्ट है आपके पास टाइम पीरियड. टाइम पीरियड आपके पास क्या होता है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, इसको आप टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है जी. और आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का आपस में इन्वर्स लिंक होता है, ठीक है. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना टाइम पीरियड कम होगा और जितना ज़्यादा टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है. सो देयर इज़ अ इन्वर्स लिंक बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास लाउडनेस. लाउडनेस भी एक साउंड की करेक्टरिस्टिक है. ये वो करेक्टरिस्टिक है जिसकी बेस पे आप ये डिफ्रेंशिएट करते हो कि आवाज़ जो है वो लाउड है या फेंट है, ठीक है. सो इट इज़ दैट करेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, ठीक है. एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये जस्ट आप इसको क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं. सो लाउडनेस कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड. अगर आपको लाउडनेस मेजर करना चाहते हो तो आप एम्पलीट्यूड की बेस पे मेजर करोगे, ठीक है. एंड देयर इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड. यानी कि लाउडनेस का और एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट लिंक होता है और वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर टाइम्स होता है, ठीक है. लाइक अगर आपके पास एम्पलीट्यूड 2 है, ठीक है,
तो आपके पास लाउडनेस क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है जी। और लाउडनेस को आप स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेसिबल के टर्म में आप इसको स्टडी करते हैं और इसका यूनिट भी है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस डिपेंड। आपने वो फैक्टर्स बताने हैं जिस पर लाउडनेस डिपेंड करती है। सो बेसिकली देयर आर वी हैव 4 फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस डिपेंड। फर्स्ट वन इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, कि आपकी सोर्स ऑफ साउंड का एम्पलीट्यूड क्या है। सरफेस एरिया ऑफ साउंड, आपने सरफेस एरिया देखना है। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, कि सोर्स मीन्स कि वो चीज़ जो साउंड को प्रोड्यूस कर रही है उसके साथ डिस्टेंस कितना है। एंड सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर्स ऑफ लिसनर, जो उस साउंड को सुन रहे हैं उनके ईयर्स कितने ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। सो वन बाय वन हम इस फैक्टर को डिस्कस करते हैं। एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो एम्पलीट्यूड का जो है वो आपको पता है लाउडनेस के साथ डायरेक्ट लिंक है। जितना ज़्यादा आपके पास एनर्जी होगी उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। सो इट्स मीन दैट वी हैव अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड। इसी तरह आपके पास एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है कि जैसे कि ग्लास टिंग अगर उसका एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर है, यानी कि 30 सेंटीमीटर तक उसका एम्पलीट्यूड गया है, तो ये फिर एक लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा एज़ कम्पेयर टू द साउंड प्रोड्यूस बाय एन एम्पलीट्यूड ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो देखिए एम्पलीट्यूड कम था तो लाउडनेस क्या हुई, कम प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट है आपके पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का सभी लाउडनेस के साथ डायरेक्ट लिंक है कि अगर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बड़ा होता है उतनी ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे कि एक बड़ा ड्रम होगा तो ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल ड्रम। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। इसका लाउडनेस के साथ इन्वर्स लिंक है, ठीक है। जहाँ पे लेट्स सपोज साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर उतनी ज़्यादा लाउडनेस जो है वो कम होगी, ठीक है। जैसे कोई बंदा आपके पास खड़ा बात कर रहे हैं तो आपको उसकी आवाज़ सुनना आसान है क्योंकि डिस्टेंस कम है, बट आप दोनों में जब फासला आ जाएगा, गैप आ जाएगा, तो फिर उसकी आवाज़ को सुनना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फिज़िकल कंडीशन। तो फिज़िकल कंडीशन पे भी लाउडनेस डिपेंड करती है क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है। एजेड पीपल जो होते हैं उनके लिए वो सुनना मुश्किल होता है, लाउड साउंड को वो जो है वो सुनते हैं, तो फिज़िकल कंडीशन पे भी ये डिपेंड करती है। सो ये आपके पास 4 फैक्टर्स है जिस पे लाउडनेस डिपेंड कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पिच इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ब्रीफली डिस्क्राइबिंग। आपको एक और करेक्टरिस्टिक बताइए यहाँ पे पिच, जिसको आपने डिस्क्राइब करना है। सो पिच क्या द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है वेव ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड, ठीक है। अच्छा, पिच आपके बेसिकली साउंड वेव्स की वो करेक्टरिस्टिक है जिसकी बेस पे आप श्रिल साउंड को या ग्रेव साउंड को डिफरेंशिएट करते हैं, राइट, ठीक है। ग्रेव साउंड कौन सी होती है, भारी आवाज़ को बोलते हैं, जैसे मेल्स की होती है। एंड श्रिल साउंड कौन सी होती है, श्रिल वॉइस, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास कम होती है, पतली आवाज़ जिसे कहते हैं, ठीक है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होती है, पतली आवाज़ जैसे कि फीमेल्स की या बच्चों की होती है, ठीक है। अगेन इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। जैसे लाउडनेस डिपेंड कर रही थी एम्पलीट्यूड के ऊपर, वैसे ही पिच डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। एंड देयर इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पिच ज़्यादा होगी, और जब पिच ज़्यादा होगी तो आवाज़ है वो श्रिल प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये आपने लिंक याद रखना है कि जब ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द पिच एंड श्रिल साउंड विल प्रोड्यूस, ठीक है। और इसके ऑपोजिट होगी ग्रेव साउंड में कि जब फ्रीक्वेंसी कम होगी पिच कम होगी, और जब पिच कम होगी तो फिर आवाज़ होगी वो ग्रेव होगी, ठीक है। और एग्जांपल आपके पास वुमेन एंड मेंस की बताई गई है। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट क्वालिटी ऑफ साउंड और टेम्बर। आप क्वालिटी ऑफ साउंड ये भी एक करेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में क्या जानते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। सो इट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड ऑफ हैविंग सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। ओके जी, अब ये ऐसा सिनेरियो है कि आपके पास 2 वॉइसेस हैं जिसमें लाउडनेस भी सेम है, ठीक है, और पिच भी सेम है, बट फिर भी आप उन 2 आवाज़ों को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये किसकी आवाज़ है। तो वो कौन सी करेक्टरिस्टिक है, उसको आप टेम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ट्यूनिंग फॉर्क एंड फ्लिट जो है वो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्बर। इफ़ अगर दोनों की लाउडनेस भी सेम हो, पिच भी सेम हो, तो थर्ड चीज़ क्वालिटी होती है जिसकी बेस पे आप क्या कर सकते हो, साउंड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन
लाउडनेस, पिच एंड टिम्बर। सो मैंने आपको यहाँ पे एक कंपैरिजन भी बना दी है कि आप कलेक्टिवली इनको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि लाउडनेस का, पिच का और टेम्पर का आपस में क्या लिंक है और ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। सो लाउडनेस की बेस पे आप क्या करते हो, साउंड बताते हो कि आइदर इट इज़ लाउड और फेंट साउंड, ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया। पिच के बेस पे आप बताते हैं, साउंड को डिफ्रेंशिएट करते हो कि वो श्रिल साउंड है या फिर ग्रेव साउंड है, ठीक है। और टेम्पर की बेस पे आप क्या बताते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड बताते हो कि अगर दो वॉइसेस हैं जिनकी लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, फिर भी आप उनमें फ़र्क कर सकते हैं, तो वो आप टेम्पर की बेस पे करते हैं, ठीक है। ओके, लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और जो आपके टेम्पर है वो डिपेंड करता है और मटेरियल फ्रॉम विच साउंड के, किस मटेरियल से साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल पे आ जाए तो एग्जाम्पल है, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द गिटार, जैसे आपको बताया कि 30 अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा लाउड वॉइस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको ग्रिल एंड ग्रेव श्रिल एंड ग्रेव वॉइस पे जो है वो आपके पास कंपैरिजन है, और यहाँ पे आपके पास फ्लिट एंड ट्यूनिंग फोर्क का कंपैरिजन है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। And dear students, don't forget to subscribe my YouTube channel, and more important thing, if you want these SLO based notes, to DM me on Instagram ID है zoya_academy1। आप मुझे वहाँ पे टेक्स्ट करें, I will share these notes। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।